हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 12 का और नया चैप्टर जो है शुरू करेंगे। लेसन 3 हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया है, पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 4 रासायनिक बल गतिकी, जिसको केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हम जानेंगे कि ये चैप्टर जो है रासायनिक बल गतिकी, इस चैप्टर में हमको क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर के नाम की हम सबसे पहले व्याख्या करें तो रासायनिक बल गतिकी उसको कहते हैं या रसायन की वह शाखा है, ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अभिक्रिया जो होती है ना, रासायनिक अभिक्रिया, उसके वेग और उस वेग को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं यहां पे लिखा भी है कि रासायनिक बल गतिकी वास्तव में अभिक्रियाओं के वेग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभिक्रियाओं के वेग तथा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करता है। ठीक है, इसी का एक अलग भी परिभाषा दिया गया है, आप देखेंगे ऊपर कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम अभिक्रिया की गति तथा रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। इस लाइन को समझिए। देखिए, आप देखते होंगे बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें जो तीर चिन्ह होता है, ठीक है, उस तीर चिन्ह के ऊपर आप कुछ शर्त लिखते हैं, जैसे 220 डिग्री सी, ठीक है, या डेल्टा का चिन्ह बनाते हैं यानी गर्म के लिए। तो इन सभी शर्तों के साथ आप देखते होंगे कि हम जो है अभिक्रियाओं की शर्त सहित जो है रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। तो ये जो शर्त हम लिख रहे हैं, तो शर्त अभिक्रिया के अंदर जो समाहित है, तो कोई अभिक्रिया किन शर्तों के साथ हो रही है, उस अभिक्रिया का वेग क्या है, गति क्या है, वो कितनी तेजी से अभिक्रिया जो है संपादित हो रहा है, इन सब का अध्ययन ही कहलाता है रासायनिक बल गतिकी। समझ में आ गया होगा संभवतः। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया जिस के कारण होती है, उस अभिक्रिया की गति क्या है, उस अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है, कौन सी अभिक्रिया किस शर्त के अनुसार होगी, इन सब परिघटनाओं या इन सब की चर्चा हम जिस संदर्भ में करते हैं उसे कहा जाता है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है? तो इस लेसन में हमको जो है यही मिलने वाला है कि रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित और रासायनिक अभिक्रिया किन स्थितियों में हो रही है, ठीक है, उसके वेग क्या हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। ठीक है, और इसमें एक शब्द आया है अभिक्रियाओं का वेग। तो अभिक्रियाओं के वेग से मतलब है कि अभिक्रिया कितनी तीव्र गति से हो रही है। आपको आगे इसका परिभाषा मिलेगा कि प्रति इकाई समय में अभिकारक जो है कितने सांद्रित हो रहे हैं, उत्पाद कितने बन रहे हैं, उसको कहा जाता है अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो ये आपको जो है रासायनिक बल गतिकी की आप जो है कंसेप्ट को समझ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आप नीचे देखेंगे कि अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारक भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो यहां आज हम जानेंगे कि अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियाओं को कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक जो है मौजूद हैं, पाए जाते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला जो है कारक है अभिकारकों की प्रकृति। सबसे पहले आपको बताया अभिकारक क्या होता है। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो तत्व यौगिक जो भी हो, उसको हम बोलते हैं अभिकारक, जो कि तीर चिन्ह से बाएं साइड रहता है। ठीक है, और तीर चिन्ह से जो दाएं साइड रहता है उसको हम बोलते हैं प्रतिफल, उत्पाद या प्रोडक्ट। ठीक है,
तो आप उसकी परिभाषा पढ़े होंगे कि अभिक्रिया के फल स्वरूप जो पदार्थ निर्माण होता है, जो पदार्थ बनता है, उसको हम बोलते हैं उसका प्रोडक्ट या उत्पाद। तो यहाँ है अभिकारकों, ध्यान दीजिएगा। और हम लोग यहाँ जो है पढ़ भी रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग को कौन कौन प्रभावित कर सकता है। तो पहला टॉपिक है अभिकारकों की प्रकृति, यानी अभिकारक का कैसा नेचर है, अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है उसका नेचर क्या है, इस पर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग। ठीक है, वो कैसे है तो देखिए कि एक रासायनिक प्रक्रिया में कुछ बंध जो है टूटते हैं और कुछ नए बंध बनते हैं। सही बात है कि अभिक्रिया में अगर कोई एक यौगिक है तो जब नया प्रोडक्ट तभी बनाएगा जब अभिक्रिया के यौगिक के बीच का बंधन जो है टूटेगा, उनके तत्वों के बीच का बंधन टूटेगा, तो टूट करके और नया जो उत्पाद बनता है उसके बंधन बनते हैं। तो अतः अभिक्रिया का वेग उसमें उपस्थित बंध यानी बंधन यानी बॉन्ड को के सामर्थ्य अर्थात अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अभिकारकों के अणु जितने सरल होंगे उतनी ही अभिक्रिया तीव्र होगी। आप भी समझ सकते हैं कि अगर जैसे आपको हम बता दें कि एक यौगिक अगर हम ले लें NaCl, ठीक है, NaCl का अगर हम किसी दूसरे यौगिक से रिएक्शन करवाएं और NaCl जो है उस दूसरे पद से रिएक्शन करके कुछ अन्य बनाता हो, तो आपको बता दें कि Na और Cl के बीच जो बॉन्ड होगा वो टूटेगा। ठीक है, तो बॉन्ड जब टूटेगा तब जाकर एक नया बॉन्ड निर्माण होगा और नया उत्पाद बनाएगा। तो यहां बात ये आ रही है कि जो यौगिक का बंधन यानी जो अभिकारक है उसका बंधन जितना ही सरल होगा, सिंपल होगा, यानी इसके बीच जो है उपस्थित, आप याद करिए वांडर वाल बल, ठीक है, तो इनके बीच उपस्थित जो बल है, जो आकर्षण शक्ति है, जो बंधन जिस बल से बंधा हुआ है, वो बल अगर कम है, वीक है, तो समझिए कि अभिक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होगी, क्योंकि वो बंधन बहुत आसानी से और जल्दी टूट जाएगा। समझ रहे हैं आप कि अभिकारक की प्रकृति निर्भर करती है उसके वेग को प्रभावित करने में। दूसरा कारक आप देख सकते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता। आप सांद्र और तनु पढ़े होंगे, यानी घनत्व से संबंध है, ऐसा आप समझ लीजिए कि अभिक्रिया वेग अभिकारकों की मोलर सांद्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, अतः अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि कर दी जाती है। यानी अभिकारक जितना ही सांद्र होगा उतना ही समझ लीजिए कि अभिक्रिया का वेग तीव्र होगा। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता अगर ज्यादा है तो अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा होगा, तीव्र गति से होगा। तीसरा पॉइंट आता है, ज्यादा कुछ तो समझाने वाली बात नहीं आ रही है, आप इसको नोट भी करते चलेंगे। तीसरा है अभिकारकों के पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव। अभिकारक का जो सतह होता है उस पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी प्रभाव पड़ता है अभिकारकों के वेग पर। ठीक है, अभिक्रिया के वेग पर। तो अभिक्रियाओं के वेग पृष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि दो शब्द आते हैं, आप पढ़े होंगे, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का अर्थ होता है कि जिस दर में आप किसी एक को बढ़ाएं और उसी दर में कोई दूसरा उसका प्रोडक्ट भी बढ़े तो समानुपाती है। और अगर इसके अपोजिट हो जाए, मतलब एक को बढ़ाएं दूसरा घट जाए, तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ समानुपाती शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब है कि अगर हम पृष्ठ क्षेत्रफल अभिकारक का बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। ये यही कहना चाहता है। आगे इसमें देख सकते हैं, कोई द्रव्यमान कण जितने अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होता है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल उतना ही अधिक होता है और उसका अभिक्रिया वेग वैसे ही बढ़ जाता है। वही बात बताया मैंने कि अगर अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको इसमें और है, टेम्परेचर भी निर्भर करता है, ताप। ठीक है, अभिकारकों का ताप बढ़ने पर तीव्रता से बढ़ता है उसका वेग। ठीक है, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग भी जो है शीघ्रता से और तेजी से बढ़ जाएगा। ठीक, इसमें आपको दिया भी गया है कि अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें पहले की तुलना में, तो समझिए कि अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। जैसे कोई अभिक्रिया अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा हो तो जितना वो उत्पाद बना रहा होगा पर मिनट या पर घंटा या जितना भी हो, तो उसी रेशियो में अगर हम उस 40 को 50 डिग्री सी कर दें तो 40 की तुलना में 50 डिग्री सी टेम्परेचर पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रेशर भी निर्भर करता है, दाब भी निर्भर करता है कि अभिक्रिया का वेग दाब के प्रभाव केवल गैसीय अभिकारकों में ही
पड़ता है। ठीक है, इसमें एक कंडीशन है कि दाब का प्रभाव जो वैसी अभिक्रियाओं पर होगा जो गैसीय अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, जैसे आप पदार्थ की अवस्थाएं पढ़े ना, ठोस, द्रव, गैस, तो गैसीय अभिक्रियाएं जितनी होगी उस पर दाब का प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद है आपको नेक्स्ट उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का आप पढ़े होंगे, लेकिन सुन लीजिए फिर से। जो ऐसा कोई पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसको उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट बोलते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं परंतु स्वयं रासायनिक संघटन एवं मात्रा में अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। देखिएगा, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करेगा लेकिन खुद में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। उत्प्रेरकों के प्रयोग से अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। अगर हम उत्प्रेरक यूज करते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपको विकिरण। ठीक है, कुछ अभिक्रियाओं के वेग विकिरणों के अवशोषण से बढ़ जाते हैं। विकिरण समझते हैं ना जी, प्रकाश का विकिरण आप पढ़े होंगे। तो कह रहा है कि अभिक्रिया का वेग जो है विकिरण अवशोषण अगर करे तो वो बढ़ जाएगा। अगर मतलब अभिकारक जो है वो विकिरण यानी ऊष्मा को अवशोषित कर रहा हो तो समझ लीजिए कि उसका जो है क्या होगा, वेग बढ़ जाएगा। ठीक, तो आज ये था आपको जो है रासायनिक बल गतिकी। और रासायनिक बल गतिकी में हम लोगों ने पढ़ा कि रासायनिक बल गतिकी जो है अभिक्रिया के वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कराता है। इसमें हम लोगों ने आज जो है पढ़ा कि किसी अभिक्रिया का वेग जो है किन किन बातों पर जो है निर्भर करता है और प्रभावित करता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे।